बॉर्डर के बारे में बताए थे हम कल कि जो उत्तरी सीमा है इंडिया के, वो हिमालय हम लोग के लिए एक बॉर्डर की तरह है। उत्तरी सीमा में बॉर्डर है। और एक चीज़, हिमालय के जियोलॉजिकली रूप से यानी भूगर्भीय रूप से हम यंग माउंटेन कह सकते हैं, या एंड स्ट्रक्चरली रूप से उसका बनावट है फोल्ड माउंटेन के बारे में बताए थे कि बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है। और इसका जो रेंज बताए थे, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रहा है, जो हिमालय पर्वत था जो इंडिया के, वो वेस्ट से ईस्ट की ओर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और स्टार्ट होता है कहाँ से, जो पहले ही बताए थे कि स्टार्टिंग देखिए, ये हिमालय रेंज ये होगा, ये हिमालय रेंज है ना, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये जो हिमालय रेंज जो हुआ, ये स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से इंडस रिवर है ये, यानी जो सिंधु नदी से स्टार्ट होकर यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ है ये हिमालय हमारा। ठीक है, जो हिमालय माउंटेन है। और एक चीज़ इसमें और हम बताए थे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे इसमें जो पीक हैं, जो शिखर हैं, वो इसी हिमालय में पाए जाते हैं, यानी ऊंचा ऊंचा पर्वत श्रेणी जो हुआ। ठीक है। और एक चीज़ और बताए थे कि ये देखिए आर्च का टाइप, अर्ध वृत्ताकार लग रहा है कि नहीं देखने में, आवाज़ जा रहा है आप लोग के पास, तो ये एक अर्ध वृत्ताकार टाइप के लग रहा है देखने में, आर्च की तरह। ठीक है। और हिमालय रेंज के बारे में जाने थे कि इसका जो कवर जो डिस्टेंस किया हुआ है वो है 2400 किलोमीटर, और इसका विड्थ है जो केरल कश्मीर में है 400 किलोमीटर, और जो अरुणाचल प्रदेश में है गया है साइड, जो 150 किलोमीटर है। ठीक है। और एटीट्यूजनल वेरिएशन, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेरिएशन मिलता है। कहाँ, ईस्टर्न हाफ, ये जो ईस्टर्न हाफ ये हुआ, ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा देखने को हमको मिल रहा है वेस्टर्न हाफ के तुलना में। इधर से ज़्यादा वेरिएशन ये साइड है, वेस्ट से ज़्यादा ईस्ट में वेरिएशन है। ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग जानेंगे कि हिमालय को 3 पैरेलल रेंज में बांटा गया है, कंसिस्ट करती है ये 3 पैरेलल रेंज, जिसमें से 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, हम कल ही बताए हैं। जिसमें क्या था, हाइट के आधार पर, ये जो हाइट है इसके आधार पर हम नॉर्थ टू साउथ जो हाइट है उसके आधार पर हम हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर को जो रेंज होता है उसको ग्रेट हिमालय या फिर लेसर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे से हाईएस्ट पीक है जिसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है। 6000 मीटर है सबसे इसमें जो एवरेज हाइट वाला पीक है, जो चोटी है, पर्वत है, उसको जो 6000 मीटर हाइट है। ठीक है। और हाईएस्ट पीक इसी में हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट पर्वत हैं, इसके बारे में भी हम लोग जाने थे, फिर से जान लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मैकालू है, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट और नामचे वर्मा और गुरुला मंदाता, ये सब ही क्या है, बहुत ऊंचाई वाला पर्वत है, ऊंचा ऊंचा है, हाइट इनका बहुत अधिक है। ठीक है। और जो
ग्रेट हिमालय है वो क्या है, फोल्ड, विलय है, एक तरह से फोल्ड है। और यह एसिमेट्रिकल में नेचर में है, एसिमेट्रिकल नेचर में है। और इसका जो कोर है, जो कोर होता है वो, जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है, उसी हिमालय का जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, कंपोस्ट किया गया है उसमें ग्रेनाइट है। और यह ग्रेट हिमालय जो है सो हमेशा स्नो माने बर्फ से ढका हुआ रहता है। और इस रेंज से बहुत सी नदियाँ या ग्लेशियर जो होता है वो निकलती है। ठीक है, इतना हम लोग जाने हिमालय के बारे में, जिसमें से फर्स्ट नंबर जो 3 भाग में डिवाइड किए थे, फर्स्ट नंबर में ग्रेट हिमालय या लेसर हिमालय या हिमाद्री के बारे में। फिर आगे चलते हैं, उससे जस्ट हम साउथ में जाते हैं, जस्ट साउथ में हल्का सा नीचे जब आते हैं तो हमें जो रेंज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमाचल या लेसर हिमालय। ठीक है, हिमाचल या लेसर हिमालय। और ये जो रेंज है यहाँ पर हाई कंप्रेसिव एंड अल्टर्ड रॉक यानी अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शैल देखने को हमें मिलते हैं। और इस रेंज को हम जो अल्टीट्यूड, जो ऊंचाई जो हुआ वो है, वेरी करता है 3700 से 4500 मीटर तक। और इसका एवरेज विड्थ जो चौड़ाई हुआ वो 50 किलोमीटर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रेंज हम बताए थे पीर पंजाल रेंज है, जो सबसे लंबा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज भी है। और इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट रेंज है धौलाधर महाभारत रेंज, ये भी इम्पोर्टेंट रेंज है। और इस रेंज के कॉन्सिस्ट में फेमस वैली कौन है, कश्मीर का वैली, जो कश्मीर का घाटी है। और फिर जो कांगड़ा एंड कुल्लू जो वैली है वो हिमाचल प्रदेश में इसी रेंज में आता है, जो सेकंड नंबर में बताए थे लेसर हिमालय या फिर हिमाचल के रेंज में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हिल स्टेशन टाइप के रेंज हैं, यानी पहाड़ी नगर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं थर्ड नंबर में ये क्या है। थर्ड नंबर का जो हिमालय के जो 3 भाग में बांटे थे, तो थर्ड नंबर में आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, सबसे ये बाहरी जो साउथ में है वो, उसको हम शिवालिक कहते हैं। ठीक है, और इसका विड्थ है जो 40 से 50 किलोमीटर है। जो शिवालिक के जो है चौड़ाई है हिमालय का वो 10 से 50 किलोमीटर है। और अल्टीट्यूड वेरी करता है कितना, 900 से 1100 मीटर तक। और ये रेंज है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेडिमेंट्स, जो असंपृक्त अवसाद होते हैं, को अपने पास वो रखता है, जो कि नदियों के द्वारा लाया जाता है। देखिएगा ये रिवर के थ्रू ही, जो साउथ में है ये शिवालिक सबसे नीचे वाला आउटर भाग को कहा जाता है, आउटर मोस्ट रेंज है ये। तो यहीं से जो नदियाँ जो आती है, जो अपने साथ वो सेडिमेंट्स को लाती है। और फिर इसी रेंज में शिवालिक में वैली बहुत सारे हैं, और ग्रेवल एंड एल्यूवल कजरी और जो जलोढ़ जो मिट्टी होता है नदी के द्वारा लाया जाता है, वो इसी रेंज में से ढका हुआ है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और जो एक चीज़ और है, जो लेसर जो हिमालय है या लेसर हिमालय या फिर इसको हिमाचल जो कहते हैं, जो सेकंड नंबर का, और शिवालिक के जो बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है, जो लंबवत जो घाटी जो बचा है, इसको हम दून के नाम से जानते हैं। दून वर्ड एक आया है, दून के नाम से इसको हम जानते हैं।
ठीक है। लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच के जो हिमालय है उसको हम लेसर हिमालय, और शिवालिक के बीच के हिमालय को हम दून के नाम से जानते हैं, उसको दून कहते हैं। उसी दून के नाम पर देहरादून है, काटली दून है और पाटली दून है। ठीक है। आगे हम लोग इसी में जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न जो किया गया, यानी कि हाइट के आधार पर जो डिवीज़न किया गया हिमालय को नॉर्थ टू साउथ में, उसके अलावा भी अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अगर डिवीज़न करें हम हिमालय के, तो क्या होगा, किस तरह से करेंगे, तो वो किस बेस पर होगा, तो रिवर वैली के बेस पर, नदी के आधार पर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सतलज और इंडस नदी देखिएगा। सतलज और इंडस रिवर यानी सिंधु और सतलज के बीच के जो ये हिमालय हुआ उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है। और फिर इसे आगे बढ़ने पर ईस्ट की ओर अगर इधर हम बढ़ते हैं तो इसको हम कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और फिर सतलज और काली नदी के बीच के जो हिमालय है उसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। और फिर काली और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और जो दिहांग नदी के बीच के जो हिमालय है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम 4 भाग में हम रिवर के बेस पर हिमालय को डिवाइड किए हैं। ठीक है। और एक चीज़ और इसमें हम लोग जानेंगे, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर ये साइड है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, वो जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, जो ईस्टर्न मोस्ट में है, जो पूर्वी भारत में है, उसका एक तरह से बाउंड्री के रूप में डिफाइन करता है। ठीक है। हिमालय जो कि ब्रह्मपुत्र साइड में जो हिमालय है, और जो वहाँ पर दिहांग गॉर्ज है, वहाँ के बाद जो हिमालय है जो शार्पली मुड़ जाता है साउथ की ओर। देखिएगा यहाँ पर कि जो हिमालय है, जो यहाँ से जो दिहांग गॉर्ज था वहाँ से साउथ की ओर बहुत तेज़ी से मुड़ जाती है, और ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया का उसके साथ वो पैरेलली चलती है, और इसको पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल या फिर माउंटेन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ये जो हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होकर गुजरती है। नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है 7 सिस्टर, उससे होकर ये गुजरता है ईस्टर्न हिल। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन भी मिलते हैं हमको। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में है जो हिल है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन वहाँ पर मिलते हैं। और जो कि सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, यानी अवसादी शैल से, चट्टान से बने हैं। और इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, मैंने बहुत घना जंगल है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और ये जो रेंज है वह पैरेलली रेंज है एंड वैली के रूप में फैला हुआ है, जिसमें ये पूरा पूर्वांचल है। और जिसमें क्या है पूर्वांचल में, तो पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स है। और भी नागालैंड में देखिएगा तो यहाँ पर एक है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, नागालैंड में ही पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट का भाग है। ठीक है। अब हम सेकंड नंबर में जानेंगे नॉर्थर्न प्लेन के बारे में कि उत्तरी मैदान किस तरह का है। ठीक है।
तो नॉर्दर्न प्लेन जो उत्तरी मैदान है, तो नॉर्दर्न प्लेन है क्या? तो नॉर्दर्न प्लेन इंडिया में वो रीजन है जिसमें कि गंगा का पूरा रीजन, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये 3 रिवर का इससे मिलकर ये रीजन बना है नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है, तो गंगा नदी का रीजन, फिर एक है सिंधु नदी या इंडस नदी कहते हैं उसका रीजन, और फिर ब्रह्मपुत्रा नदी का रीजन को, इन सभी को अगर मिला देते हैं तो यानी कि जो ये सब कहाँ कहाँ है देखिएगा मैप में, तो जो इंडस रिवर है और फिर गंगा रिवर यहाँ से ऐसे बहती है, वो पंजाब से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से और वेस्ट बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और फिर जो पाकिस्तान के जो पंजाब और असम इन सभी रेंज के अंदर में आते हैं, जो सतलज में, सिंधु में है, इंडस रिवर में, तो इसको एक साथ मिलाते हैं तो ये पूरा रीजन एक साथ मिलकर नॉर्थर्न प्लेन बनता है। और फिर एक ब्रह्मपुत्रा रीजन था। ठीक है, तो नॉर्थर्न प्लेन को हम 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम नॉर्थर्न प्लेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि नॉर्थर्न प्लेन है जो 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है। पहला नंबर में बताएं इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इन तीनों रिवर का से ही ये नॉर्दर्न प्लेन है क्या, इसके बारे में अब जानते हैं। तो ये पूरा इंडस रिवर जो सिस्टम है वो पाकिस्तान का, और इंडिया में जो गंगा है और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, तो इन सभी को एक साथ रखे तो इसी को हम नॉर्दर्न प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन क्या हुआ, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम जो पाकिस्तान का बहुत सा क्षेत्र है, और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को हम नॉर्दर्न प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें इनका जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज वर्ड का यूज किया गया। ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो सहायक नदियां हैं उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि जैसे गंगा की सहायक के जो जितना भी नदी हैं इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं वो, और फिर ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी रिवर, और फिर इंडस के ट्रिब्यूटरी रिवर्स को। ट्रिब्यूटरी मैंने समझना होगा पहले कि क्या है सहायक नदियाँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गंगा रिवर आ रही है और उसमें जो नदी बाहर से आकर इसमें जो मिलती है, यानी कि यमुना नदी या सोन रिवर आके मिलती हैं, तो ये सब नदियाँ क्या हैं, इसकी सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरी कहते हैं उसको। ठीक है, ओके। और फिर आगे इसी में जानिएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज के उल्टा हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज में क्या थे, आके मिलते थे, और डिस्ट्रीब्यूटरीज में जब ये नदी रहेगी तो वो कई भागों में टूट जाना, डिस्ट्रीब्यूट होना, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, वितरणिकाएँ भी कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं इसमें कि नॉर्थर्न प्लेन का जो पूरा रीजन है वो एलुवियम जो सॉइल है, यानी जो जलोढ़ मिलता है उससे बना हुआ है। एलुवियल सॉइल जो कि जो हिमालय है, जो हिमालय के जो रिवर हैं उससे वो उसके द्वारा जो सॉइल को लाया गया है, जो हिमालय के जो नदी हैं उससे। और यह करीब ऐसा नहीं कि 1-2 साल में, ये मिलियन ऑफ ईयर्स यानी लाखों वर्ष से अधिक समय लग गया वो जलोढ़ मृदा को लाने में, वहाँ पर जमा होने में। ठीक है, इस तरह से पूरे धीरे धीरे वो पूरा रीजन बना, और ये पूरा रीजन है
बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, यानी उपजाऊ मृदा है वहाँ पर, बहुत अधिक वहाँ पर उपजाऊ मैदान है। और इसका सेपरेट जो विस्तार है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। नॉर्दर्न प्लेन का जो, ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तरी मैदान, ठीक है। और इसकी जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका जो लंबाई हुआ वो ये ब्रॉड 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक ब्रॉड चौड़ा है, ठीक है। लंबा 320 किलोमीटर और 240 किलोमीटर और चौड़ाई इसका 320 किलोमीटर है। और ये इस रीजन में डेंसली पॉपुलेशन है, बहुत ही अधिक, बहुत घना यहाँ पर जनसंख्या है। डेंसली पॉपुलेशन होने के कारण है कि यहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से यहाँ पर खेती कर सकता है और अपने जीविका को चला सकता है। और यहाँ पर रिच सॉइल, यहाँ पर रिच सॉइल हल मौजूद है, यानी कि इस पर हम आसानी से खेती कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एडिक्यूट वाटर सप्लाई, यानी कि जो पानी के पर्याप्त मात्रा में पानी के भी यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर एक तरीके से फेवरेबल क्लाइमेट है, यानी फेवरेबल क्लाइमेट यानी उपयुक्त जलवायु है खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसलिए इंडिया का वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है, उत्तरी मैदान को, नॉर्थर्न प्लेन को, ठीक है। और नॉर्थर्न प्लेन में जो रिवर हैं वो माउंटेन से आते हैं। पहले ही बताएं कि जो नॉर्दर्न प्लेन जो बना वो शिवालिक के बाद वाला जो हिमालय है, शिवालिक जो समाप्त होता है उसके बाद जो है वहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं उसी से ये नॉर्दर्न प्लेन बना था। तो जो माउंटेन से रिवरिया आते हैं, जैसे रिवर गंगा, यमुना और भी बहुत सारे रिवर हिमालय से आते हैं, और ये एक तरीके से डिपोजिशनल वर्क यानी निक्षेपण कार्य करते हैं। वहाँ से जलोढ़ मिट्टी को लाते हैं ताकि जो रिवर है जो अपने साथ डिपॉजिट करता है एलुवल सॉइल को, जलोढ़ मिट्टी को, और ये पूरे रीजन में डिपॉजिट कर देते हैं। और रिवर के निचले भाग में जहाँ की स्लोप कम होता है, जैसे कि पहाड़ हुआ यहाँ से उतर के आ रहा है, तो जो निचला भाग रहेगा वहाँ पर स्लोप कम हो जाएगा, ढाल कम होगा रिवर का, जिसके कारण वहाँ पर वेलोसिटी जो गति है वो भी कम जाती है नदी का, ठीक है। जिसके जो पहाड़ों से लाए गए कण है जो वहीं पर एक जगह पर छोड़ देती है, और यह एक तरह का रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड एक वर्ड आया है, यानी नदीय द्वीप के रूप में बन जाती है। और फिर रिवर है जो अपने लोअर कोर्स में कई सारे चैनल में टूट जाती है। तो इसी डिपोजिशन को हम वजह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज, अभी ही बताएं, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरितिकाएँ कहते हैं। जो भी रिवर हुआ जो टूटता है किसके कारण, तो रिवराइन आइलैंड के कारण। रिवराइन आइलैंड मैंने समझते हैं नदीय द्वीप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि इलाहाबाद के पास गंगा रिवर है, गंगा यमुना, जो इलाहाबाद बैतरनी है वहाँ पर जो उधर से लाई और एक जगह छोड़ दिया, डिपॉजिट कर दिया, जिसके कारण क्या हो कि बढ़ जाता है नदी। इसी को कहता है जो बीच में एक जगह जो जमा कर दिया लाकर वहाँ से जलोढ़ मृदा को, उसी को रिवराइन आइलैंड यानी रिवर के बीच में आइलैंड बन जाना
ठीक है। और आगे हम लोग जानते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हम ब्रॉडली 3 सेक्शन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन को। तो नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम पंजाब प्लेन कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट का जो ए साइड है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो इंडिया के वेस्ट साइड में है उसको हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। यानी इंडस जो रिवर था और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उसके थ्रू जो बनाया गया जो प्लेन जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में है, जो इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, यानी जो इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है और ब्यास है। ठीक है, ये सभी हिमालय से निकलते हैं और इस प्लेन में एक सेक्शन में बहुत ही बड़ी संख्या में दो आब हैं। दो आब, देखिए एक है दो आब, दो आब शब्द हुआ। तो दो आब क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दो आब नाम से ही चलता है, दो आब यानी दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन? पहला वर्ड दो, दो का मीनिंग है टू और आब का मीनिंग है वाटर, यानी कि ऐसा इलाका जो दो धाराओं से मिलकर, दो धाराओं से घिरा हुआ हो, मतलब कि दो नदियों के बीच में होना या फिर दो पानी के धाराओं के बीच में होना। जैसे कि गंगा यमुना एक जगह मिलती है यहाँ इलाहाबाद में, तो ये जो जगह हुआ इसी को कहा जाता है दो आब। गंगा यमुना के दोनों तरफ से पानी है और बीच में जो जगह हुआ उसको हम दो आब कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन हो गया इसी को हम दो आब कहते हैं। ठीक है, इस तरह के जो रीजन हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे हम दूसरा सेक्शन के बारे में। तो गंगा प्लेन है जो कि एक्सटेंड्स, जो विस्तार है उसको घग्गर एंड तीस्ता रिवर, घग्गर एंड तीस्ता रिवर के बीच में है और यह फैला हुआ है नॉर्थ इंडिया में, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और थर्ड नंबर में क्या है सेक्शन में, एक है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, जो कि असम में स्थित है। इस तरह से हम जाने तीन भाग में जो डिवाइड किया गया था नॉर्थर्न प्लेन के बारे में। एक भाग हम जाने फर्स्ट नंबर में वेस्टर्न पार्ट में पंजाब प्लेन, सेकंड नंबर में जाने हम लोग गंगा प्लेन और थर्ड नंबर में ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे नॉर्थर्न प्लेन में जनरली डिस्क्राइब किया जाता है कैसे, फ्लैट लैंड के रूप में, यानी कि वहाँ पर बाढ़ आते रहता है। फ्लैट लैंड कि एक समतल जगह के रूप में, नहीं एक फ्लैट लैंड के बारे में कर रहा है, एक समतल जगह के रूप में उसको डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, जहाँ पर कि किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं है। और लेकिन ये बात सही नहीं है, ट्रू नहीं है, फ्लैट लैंड नहीं है। और वहाँ पर क्या है कि रिलीफ जो है, रिलीफ जो ऊंचा वच जो होता है, रिलीफ वो देखने को हमको मिलता है। रिलीफ फीचर, जो रिलीफ फीचर है में वेरिएशन की वजह से हम नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ नॉर्दर्न प्लेन का वेरिएशन के आधार पर, जो रिलीफ जो वेरिएशन था उसके आधार पर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन के रिवर हैं, रिवर से बने हैं, जिसमें माउंटेन से डिसेंडिंग करती है, मतलब उधर माउंटेन जो पहाड़ था, जो शिवालिक पर्वत से वो आते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा एक नैरो बेल्ट है, वो कितना है, 8 से 16 किलोमीटर के विड्थ में है। ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर का है, जो एक तरीके से शिवालिक रेंज के स्लोप के पैरेलल हैं। पहले ही बताया, जो शिवालिक रेंज है सबसे साउथ में है, हिमालय के, ये लिंक करती है। और यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में पेबल्स, जो कंकड़ जो होते हैं, पेबल्स जो कंकड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस रीजन को हम भाबर कहा जाता है। ठीक है। और जितने भी नदियाँ जो शिवालिक से के थ्रू जो भाबर में उतरती है, तो नदियाँ डिसएपियर, जो लुप्त हो जाती है। डिसएपियर यानी लुप्त होना, दिखाई नहीं देता। नदी बह रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भाबर के रीजन से थोड़ा सा ही साउथ में जाने पर हमें जो स्ट्रीम्स एंड रिवर, जो धाराएं और नदियां हैं, वे फिर से री इमर्ज यानी फिर से देखने को हमको मिलता है। लगता है कि भर गया, फिर से नदी आ गया। और इस रीजन में हम मोस्टली एंड बेल्ट नम और दलदली रीजन का निर्माण होता है। तो इस रीजन को हम तराई कहते हैं। तराई 2 तरह के जाना, एक है ये जाना हम लोग भाबर, और दूसरा भाबर और दूसरा तराई। और जानते हैं हम लोग तराई के बाद, और जो तराई जो रीजन है, इसमें पहले डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत ज़्यादा जंगल था यहाँ पर, घना जंगल एरिया हुआ करता था। और फिर इस फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, किसके लिए, कि जो पाकिस्तान से जो लोग जो आए थे, शरणार्थी लोग, उसके रहने के लिए और उस पर खेती करने के लिए इस फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, तराई जो क्षेत्र में जो जंगल था। ठीक है। तो इस रीजन को दुधवा नेशनल पार्क भी देखने को हमको मिलता है, इस तरह के। ठीक है। और आगे जानेंगे हम, जो नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट है, वो कि ओल्डर एल्यूवल, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और यह रीजन बाढ़ द्वारा, जो फ्लड, जो बाढ़ आता है, फ्लड प्लेन, जो बाढ़ मैदान से ऊपर स्थित है ये। और यहाँ पर एक टेरिस लाइक फ्यूचर है, यानी छत की तरह है, वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। तो इस पार्ट को हम वांगर, देखिए तीसरा नंबर में हम जाने बांगर, भांगर के नाम से इसको जानते हैं। और इस रीजन में जो सॉइल है, वो उसको एक कंकर भी नाम से जो सॉइल है इस रीजन में, वो कैलकेरियस डिपॉजिट, जो चुनादार जो निक्षेप होता है वो पाया जाता है, उसको हम कंकर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो इसमें जो यंगर डिपॉजिट है, जो नए हैं, जो फ्लड प्लेन के जो बाढ़ वाला मैदान है, उसको हम क्या कहते हैं, खादर। यानी 4 तरह के हम लोग जान गए हैं। एक था भांवर, दूसरा तराई, और तीसरा था बांगर, और चौथा हो गया खादर। ठीक है। और इस रीजन में हर साल बाढ़ आती रहती है, खादर रीजन में, जिससे कि यहाँ पर हमेशा सॉइल चेंज होते रहता है। इसलिए ये रीजन काफ़ी फर्टाइल है, जो कि यहाँ की खेती करने के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सबसे आइडिया जगह है, आदर्श भी इसको माना जाता है। ठीक है। एक चीज़ और इसमें हम लोग जानेंगे
खादर और बांगर के बारे में और तराई के बारे में एक चीज़ जान ले रहे हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं यहाँ कि जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ, ये हिमालय हुआ इस साइड, तो इससे जो निकलने वाली नदियाँ हैं यहाँ से, तो जो हल्का स्लोप होता है यहाँ, वहाँ पर बांगर रहता है। बांगर नहीं ना, बांगर नहीं, भावर। भावर पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जहाँ जी कंकड़ रहता है, जहाँ पर कि नदियाँ विलुप्त हो जाती है, और फिर उसके बाद आता है तराई। तराई में कुछ प्लेन होता है यहाँ पर, और फिर जब नदियाँ विलुप्त होकर जब बाहर आती है उसको तराई कहा जाता है। और फिर एक चीज़ और हम लोग नहीं जाने थे, एक है बांगर के बारे में। तो बांगर जो पुरानी जलोढ़, यानी कि ये जो सरफेस पर जो यहाँ से हिमालय से जो नदियाँ आई, यहाँ पर तो भावर था, भावर कंकड़ीला होता है। फिर उसके बाद तराई क्षेत्र आता है जहाँ पर नदियाँ दिखाई देती है। फिर उसके बाद तराई के बाद बांगर, जहाँ पर कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर क्या है, स्लोप नहीं है, प्लेन है। इसके बाद फिर और नीचे जो स्लोप जो आता है, यहाँ पर स्लोप वाला जगह पर ही खादर मिलता है। इधर से इधर हर एक जगह पर ये खादर हो गया यहाँ, ताकि यहाँ पर क्या होगा, हर समय जो नीचा जगह है तो यहाँ पर बाढ़ आते रहेगा, फ्लड होते रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रत्येक साल यहाँ पर न्यू मिट्टी आएगी, जिससे यहाँ पर उर्वरा क्षमता इसका बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम ये बांगर इधर हो गया, फिर ये भी जो ऊपर उड़ गया तो बांगर हो गया। जो बीच में जो बचा जगह वो रिवर वैली के पास, वहीं पर खादर जो होता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी बनती है हर वर्ष, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल होता है, खेती करने के लिए अनुकूल होता है। ओके, इस तरह से हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जाने। ओके।